ठीक है, ये समझ में आ गया था ना बहुप्रतिबिंब में क्या होता है। बहुप्रतिबिंब में एक से ज्यादा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जैसा बहु का मतलब ही हो गया कि मतलब मोर देन वन प्रतिबिंब बनेगा। एक मिनट, ये क्या होता है मुझे। तो बहुप्रतिबिंब कब बनता है, जब दो दो मिरर जब आपस में कनेक्ट होता है, दो या दो से ज्यादा मिरर, तो बहुप्रतिबिंब बनता है। जैसे कि जैसे यहाँ देखो कि ये जो है ना, फिर से इरेज करती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे देखो ये वाला जो पहला वाला मिरर है, जिनमें ये आदमी जो अपना हेयर कट कटवा रहा है, अपना इमेज देख रहा है, ये पहला मिरर है ए। ये दूसरा मिरर इन्होंने लेके दिखाया है। तो क्या होगा, जैसे समझो कि ये लाइट आ रहा है, ये सन का लाइट है, लाइट आएगा तभी तो ये आदमी अपना फेस इस आईने में देख पा रहा है। तो लाइट यहाँ से आती है और ये इस पे पड़ती है, तो एक बार आपतित हो रही है, फिर यहाँ से जो ये लाइट है रिफ्लैक्ट होके इस चली जाती है इस वाले मिरर पे, और फिर रिफ्लेक्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस वाले मिरर पे जाती है, जिसकी वजह से ये इंसान अपना हेयर पीछे का भी देख पाता है। तो यहाँ पे दो दो बार रिफ्लेक्शन होता है, मतलब परावर्तन की क्रिया यहाँ दो बार होती है, बिकॉज दो मिरर यूज किए गए हैं। ठीक है, तो दो बार इमेज का निर्माण हुआ। एक बार में इन्होंने अपना आगे का फेस देख पाए आगे वाले मिरर में, और दूसरे बार में अपना पीछे वाला देख पाए, क्योंकि ये भी मिरर क्या करेगा, लाइट जैसे इस पे पड़ती है तो ये भी रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये अपना पीछे का बाल हेयर कटिंग देख पाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। यस मैम। नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लेना, फिर से बता देंगे, हेजिटेट मत करना। मेरे कहने का मतलब दो मिरर है, तो जहां सन यहाँ पे है सपोज डेट, तो एक बार पहले मिरर पे जाएगा, क्योंकि पहला मिरर ही पहले रखा जाता है। हेयर कटिंग के बाद ही ये जो बार्बर है, ये दोबारा दिखाते हैं कि देखिए आपका हेयर कैसे कटा है पीछे से, वो लेट मी शो यू कि कैसा कटा है हेयर कट। तो ये दूसरी बार में ये जब इसको दिखाते हैं, तो यहाँ से लाइट फिर रिफ्लेक्ट होके इस मिरर पे आती है। इस तरीके से दो बार इमेज का फॉर्मेशन होता है, यानी कि प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब बनेगा तो इमेज दिखेगा ही, जो कोई भी चित्र है। और यहाँ समतल दर्पण दो लगाया गया है, तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण के द्वारा ये जो बना हुआ प्रतिबिंब अभी जो बना, जो यहाँ आईने में दिख रहा है, तो क्या इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पे दिखा सकते हैं, पर्दे पे उतार सकते हो। अगर बीच में एक पर्दा लगा दिया जाए, तो क्या यहाँ से जो इमेज है ये दिखेगी। नहीं दिखेगी मैम। इस समतल दर्पण के द्वारा क्या होगा, ये जो प्रतिबिंब होता है वो पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता। अगर बीच में किसी तरीके का एकदम ट्रांसलूसेंट कपड़ा रख लो, मान लो यहाँ पे ब्लैक कलर का कपड़ा लगा दो, तो उस पे जो है ना एक इसका जो आप इमेज नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए समतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है दर्पण, उसको हम पर्दे पे नहीं प्राप्त करते। जिसको हम पर्दे पे नहीं प्राप्त करते उसको हम बेटा क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। यानी कि वो जस्ट ऐसा लगता है लेकिन होता नहीं है, यानी प्रतिबिंब जो है पर्दे पे नहीं प्राप्त होता। सेकेंड चीज देख लो, एक मिनट ये भी इरेज करके समझा दूं। आभासी, आभासी का मतलब होता है नॉट रियल, हाँ वर्चुअल इमेज, बहुत अच्छा। एक चीज यहाँ पे देख लो, ये जो इंसान है, इंसान का जो इमेज है, क्या दर्पण में सेम लेंथ और हाइट वगैरह सेम, मतलब जितना उसका हाइट होगा उतना बड़ा ही दिखेगा। वस्तु जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा दिखेगा, चाहे वो इंसान हो, सामान हो, वस्तु हो। तो कितना वस्तु से बड़ा दिखता है, छोटा दिखता है, या वस्तु के समान दिखता है। तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, क्या वस्तु के बोलेंगे, सब दिखता है। वस्तु या किसी भी चीज के समान सेम साइज का दिखता है। और अगर मैं पूछूं दर्पण से कितनी दूरी पे बनेगा, दर्पण से जो कोई भी इंसान है, जैसे ये बेचार ये जो लड़का है बॉय, दर्पण से इतने दूरी पे बना है, इतने दूरी पे बैठा है, इमेज भी अंदर में, दर्पण के अंदर में इमेज भी उतनी ही दूरी पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। अंदर में आपका इमेज कहाँ बनता है, ये आपके दर्पण के अंदर में बनता है। ठीक है, तो इतनी ही दूरी पे, जितने दूरी पे आप बैठे हो उतनी ही दूरी पे। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल समझ लो, जैसे जैसे हम अपने आईने से दूर होते जाते हैं, हमारा भी लगता है जैसे इमेज भी दूर हो रहा है, लगता है कि नहीं, और जैसे जैसे जी। पास आओगे और पास होता जाएगा। तो इससे समझ जाओ कि वस्तु और दर्पण के बीच में जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से समान दूरी पे प्रतिबिंब बनता है, वस्तु तथा दर्पण के समान दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट याद रखिएगा, वर्चुअल इमेज बना है आभासी, वस्तु के समान साइज का बनेगा, आकार का बनेगा, और वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, जितने दूरी पे आप वस्तु को दर्पण से रखेंगे सेम उतनी ही दूरी पे दर्पण के अंदर में उसका इमेज बनेगा। ये हो गया। उसके बाद एक सपना ने पूछा था मैम क्लाइडोस्कोप के बारे में, मेरे को नहीं समझ में आया, इसलिए मैं बहुत अच्छा कुछ चुनी थी, लेकिन वो दिखाने से थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। जैसे 3 स्केल है बेटा,
3 स्केल है। एक को क्या करो, एक को क्या करो, खड़ा करो, ऐसे खड़ा करो, बीच से तीनों को एक लाइन से जोड़ लो। तीनों को तुमने कैसे जोड़ना है? अब बोलोगे मैम स्केल है, कैसे जुड़ेगा? स्केल भी रख सकते हो या किसी भी दर्पण को भी ले सकते हो। अब तीनों दर्पण को जोड़ोगे कैसे? क्योंकि वो शीशा है, तो शीशे के बीच में क्या करोगे, जो टेप आता है ना, प्लास्टिक वाला टेप, जो जो हम लोग इलेक्ट्रिक वगैरह में भी वायर को यस मैम। मतलब साटने के लिए ओके। यूज करते हैं, बीच से आपको क्या करना है, हल्का हल्का जोर जोर से साट देना है तीनों को। जैसे कि मान लो ये पहला दर्पण है और दूसरा आपको यहाँ रखना है इसके पास में, तो प्लास्टिक का जब टेप आप चिपकाओगे तो क्या ये दोनों मुड़ पाएगा कि नहीं मुड़ पाएगा? इतना बताओ, आपस में मुड़ मुड़ पाएगा? पाएगा। मुड़ जी मैम। जाएगा। तो तीनों को मोड़ के आपको ट्रायंगुलर शेप बनाना है। मैं कैसे समझाऊं? ट्रायंगुलर शेप में ऐसे बनाना है, जैसे अगर आपका एक यहाँ पे खड़ा है तो दूसरा इधर खड़ा होना चाहिए और तीसरा इस तरीके से होना चाहिए। ट्रेपिज्म देखे हो? प्रिज्म देखे हो? प्रिज्म हाँ मैम, देखे हैं। इसी को इस तरह दिखाया गया, यानी कि मान लो कि पहला साइड ये है और इसका दूसरा साइड ये है, तीनों को इस तरीके से अरेंज किया, तीसरा इधर ये है। एक्चुअली इसका जो ये 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल इमेज को दिखाया नहीं गया है और इस तरीके से ये अरेंज किया गया हुआ है, समझे? तो ये 3 मतलब लेयर है, तीनों को बेंड करोगे तो त्रिभुज बन जाएगा, त्रिभुज जैसा एक शेप। यस मैम, बन जाएगा। नहीं बनेगा तो एक एक देखते हैं, कुछ है तो दिखाने वाला, वैसा देखते हैं। जब आप बेंड करोगे तो ट्रायंगुलर टाइप का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसा, जैसे मैम अगर, समझ गए स्ट्रक्चर। हाँ समझ गए, जैसे, जैसे फिगर ए में बनाया हुआ है वैसे। हाँ फिगर ए में बनाया, बट उनको कल नहीं समझ में आया था। यस, नो, पढ़ा रही हूँ। उसके बाद क्या करना है, जैसे आप ये बना लोगे, ये एक तो आपको पहला ये बनाना है, थोड़े देर की बात है, ये बन जाएगा तो फिर ये इन्होंने बोला है, हालांकि इतना स्टेप जरूरी नहीं है, जब आप जान जाते हो ना तो इससे भी आपका काम चल जाता है। इसलिए सपना मैंने इग्नोर कर दिया कि ये फालतू में इतना पॉइंट को ऐड किया गया। तो ठीक है, जैसे जैसे बताया फिर भी बता देती हूँ। जैसे ये सिलेंड्रिकल बेलन होता है ना, बेलन बेलन टाइप का एक डब्बा ले लो, ठीक है? वो डब्बे को लेकर के आपको क्या करना है कि नीचे में एक व्हाइट प्लास्टिक से उसको व्हाइट कागज के टुकड़े से एक साइड से ढक देना है। ऐसा कूट का भी डब्बा बना सकते हो, जैसे पतला सा आता है ना कूट, पतला वाला कूट जिसको ऐसे रोल करके आप डब्बा बना सकते हो, बेलन बना सकते हो। बेलन भी तो देखे हो ना, मैथ पढ़े हो तो। जी। हाँ, तो ऐसा डब्बा बना लो। ऐसा डब्बा बनाने के बाद पीछे साइड से ना आपको एक व्हाइट पेपर से इसको कवर कर देना है, इस इमेज में दिखाया गया है। आप प्लास्टिक का डब्बा भी यूज कर सकते हैं, गत्ता भी यूज कर सकते हैं, जो चीज आपके पास अवेलेबल है। और जैसे ये बन जाएगा तो एक साइड से तो आप कागज से ढक दिए, अब उसमें थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए इनके बीच में, थोड़ा थोड़ा। जैसे ये डब्बा है, जैसे ये डब्बा है, सॉरी, इस डब्बे में आपको थोड़ा थोड़ा स्पेस आपको रखना है, ताकि ये वाला जो इमेज बनाए हो, ये जो समतल दर्पण को घेर करके आप प्रिज्म बनाए हो, तो प्रिज्म जो है इसके अंदर इस तरीके से इंजर्ड हो जाए, इस तरीके से इसके अंदर में शिफ्ट हो जाए। जैसे समझो, इसके अंदर जब शिफ्ट हो जाएगा तो एक और कागज का टुकड़ा ले लो या गत्ता जो भी है, उसको कागज का ले लोगे तो आसान रहेगा। कागज का टुकड़ा लेके उसको थोड़ा सा बीच में छेद कर देना, ठीक है? बीच में छेद करने पे क्या होगा, और लेकिन बीच में छेद कर देना, लेकिन वहां पे क्या लगा देना है, पन्नी लगा देना है, पन्नी, पॉलीथीन, या आप टेप भी मार सकते हो, उसको कवर कर देना। सपोज जब बीच से छेद किए तो टेप मार देना, व्हाइट वाला टेप होता है ना जो ट्रांसपेरेंट होता है। हाँ, जी मैम। हाँ, तो अब वो कर लिए। अब लेकिन इसके अंदर जैसे आप इसको घुसाएँगे तो ये घुस जाएगा। इसके बाद इसके अंदर में टूटी हुई चूड़ियाँ, जैसे 4-5 कलर की कुछ चूड़ियाँ ले लो और टूटी हुई छोटी-छोटी चूड़ियाँ इसके अंदर में डाल देना। पहले तो ध्यान रखिएगा, पहले ये जो डब्बा है आपका सिलिंड्रिकल डब्बा, इसके अंदर ये इमेज को डालना है। जैसे आप डाल दो इमेज में से, यहाँ पे सही फॉर्म नहीं हो पा रहा है, ऐसे करके जैसे डाल लो और फिर इसमें चूड़ियाँ डाल देनी है, टूटी हुई चूड़ियाँ डालनी है। उसके बाद टूटी हुई चूड़ियाँ डालने के बाद ये जो टुकड़ा है जिसको होल करके आप व्हाइट प्लास्टिक से कवर किए हो, इसको फिर ऊपर से ढक दो। पूरा ढक करके फिर या तो आप इसको चिपका दो अच्छे से टेप मार के, और जब चिपक जाएगा, और नीचे से तो आप व्हाइट वाले पेपर से इसको कवर कर ही दिए हो, तो जैसे आप इस टॉप से जहाँ पे आपने छेद बनाया था, होल बनाया था, और क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपेरेंट पन्नी लगाई है आपने जिसके थ्रू आप आर पार देख सकते हैं, जब आप इसकी थ्रू अंदर में झांकेंगे, और अंदर में चूंकि आपने टूटी टूटी चूड़ियां रखी हैं, तो ये तीनों जो मिरर थे अंदर के, ये तीनों मिरर से बना हुआ जो प्रिज्म है आपको डिफरेंट शेप का पैटर्न दिखाएगा, अलग अलग टाइप का पैटर्न। थोड़ा अलग अलग पैटर्न बनेगा, एक अच्छा ऐसा इमेज बनेगा ना जो आपको फिर से कभी भी दोबारा जल्दी नहीं दिख पाएगा। एक इमेज फॉर्म हुआ वो रेयर केस में ही है कि आपको दिख पाएगा, अदरवाइज नहीं दिख पाएगा, समझ गए? तो थोड़ा थोड़ा पैटर्न अलग अलग दिखेगा।
एक मिनट तो थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये बनाने का सिंपल तरीका भी है, बस समतल दर्पण के थ्रू। जैसे एक दूसरे साइड, दोनों साइड को आप व्हाइट कागज से कवर कर दो, लेकिन बीच में क्या करना है, एक साइड छेद करके वहां पे 2-4 टूटी टूटी चूड़ियां डाल देना। उसके बाद फिर उसको व्हाइट वाले टेप से साट देना। अगर चाहोगे तो फिर वहां पे जैसे लाइट ऑफ करके देखोगे तो आपको पैटर्न दिखाई देगा, बहुत खूबसूरत सा, सारा बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न, ठीक है। तो आप ऐसे भी सिंपल वे में बना सकते हो, लेकिन इन्होंने डब्बा शेप, एक्चुअली अच्छा शेप देने के लिए गत्ता का यूज किया इन्होंने। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी चीजों को कितना खूबसूरत बना सकते हैं। और क्लाइडोस्कोप का जो नाम है हिंदी में, उसको बहुमूर्तिदर्शी बोलते हैं, यानी कि इसके थ्रू बहुत ज्यादा आपको चित्र दिखता है, इमेज दिखता है, ठीक है। तो ये हो गया क्लाइडोस्कोप वाला। मेलनी तुम्हारे कारण मेरे को बताना पड़ा, और कोई बात नहीं है, ये सब समझ चुके हैं हम लोग। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, ये बात मैंने कल समझा दी थी। मुझे नहीं लगता है कि इसको रिप्रेजेंट करना फिर से पूछना जरूरी है। यहाँ से हमको शुरू करना है। हमारे नेत्रों की संरचना क्या है, ये जो मेन पॉइंट था, हमारे नेत्र का जो संरचना है, यानी हमारा जो आईज है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी बनावट कैसी है, क्या कारण है कि हमारे रेटिना पे इमेज फॉर्म होता है, और रेटिना पे हम अगर इमेज फॉर्म होता है तो कैसा होता है, रियल होता है, उल्टा होता है, सीधा होता है, कैसा होता है। तो इस चीज के बारे में जानना है। हम वस्तुओं को केवल तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। कहने का मतलब है कि जब किसी भी वस्तु पे प्रकाश पड़ती है और उस वस्तु से टकराकर फिर हमारे आंख पे पहुंचती है, तभी हम चीजों को देख पाते हैं। फ्रॉम द डे वन हम इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि हम कैसे देख रहे हैं चीजों को। लाइट पड़ रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, सामान पे, और वहां से फिर रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक आ रही है, तभी हम चीजों को देखने में सक्षम हो पा रहे हैं। नेत्र हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है। हमने बताया था कि कितना आपके पास सेंस ऑर्गन है जिसको ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। 5 है। 5, हाँ 5 है। तो कौन कौन है, गुड़िया को आई थिंक पता होगा 5 आँख, कौन कौन है? कान, नाक, जीभ और हाँ, त्वचा। बहुत अच्छा। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी आंखें, इसलिए इसकी संरचना एवं कार्यविधि को समझना हमारे लिए और भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे नेत्र की जो आकृति है, वो जो शेप है, लगभग गोलाकार है, पूरी गोलाकार नहीं है, लगभग गोलाकार है। नेत्र का जो बाहरी आवरण होता है वो सफेद होता है, जो बाहरी पार्ट देखते हो जो व्हाइट व्हाइट दिखता है, यह कठोर होता है। ताकि, क्यों कठोर होता है, इसके पीछे रीजन है, ताकि यह नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटनाओं से बचाव कर सके। कभी कभी तुरंत किसी चीज से चोट लग गई या कहीं पे एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो उसके अंदर ये जो व्हाइट वाला जो कठोर पार्ट है, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट, बहुत डेलिकेटेड कुछ ऐसे आई के ऑर्गन है, छोटे छोटे पार्ट है। आई तो एक प्यारा सा छोटा सा ऑर्गन है, बट उसके अंदर क्या है ना, बहुत छोटे छोटे उसके पार्ट्स हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करता है। जिस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर अगर स्केलेटन नहीं होता, बोन नहीं होता, तो हम डायरेक्ट अगर आगे गिरते तो हमारा लंग्स, हमारा किडनी, हमारा हार्ट, उसका क्या हाल होता, तुरंत गिरता जमीन पे, अब फट के टुकड़ों में बढ़ जाता। क्योंकि आप लंग्स वगैरह का जब इमेज देखेंगे तो देखेंगे मांस का बना होता है, हमारा हार्ट वगैरह मांस का एक पार्ट है, मांस का ही वो बना है। तो वो डायरेक्ट अगर अर्थ पे गिरेगा, डायरेक्ट ईंट पे गिर गया, सीढ़ियों पे गिर गया, तो फ्रैक्चर होके वहीं पे सत्यानाश हो जाएगा हमारे उस पूरे सॉफ्ट ऑर्गन का। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान ने ऊपर से एक कवरिंग कर दी, जिसको हम स्केलेटन बोलते हैं। और पूरा स्केलेटन हमारे अंदर के अंदरूनी भागों की बचाव करता है विपरीत परिस्थितियों से। जैसे दुर्घटना है, किसी भी तरीके का एक्सीडेंट हो गया, उसी तरीके से सेम हमारे जो आई का जो व्हाइट वाला कठोर पार्ट है, उसके अंदर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सॉफ्ट डेलिकेटेड पार्ट है, उसको प्रोटेक्ट करता है। इसके पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। कॉर्निया जो है ये पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब वी कैन जैसे सी, आर पार देखा जा सकता हाँ मतलब आर पार हम देख सकते हैं, उसको पारदर्शी बोलते हैं। और उसके अग्रभाग को हम कॉर्निया बोलते हैं। हिंदी में शुद्ध बोलेंगे, शुद्ध हिंदी बोलेंगे तो इसको स्वच्छ मंडल बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है या लोगों की जो आंख की ऑपरेशन होती है, उसमें कॉर्निया को ही निकाल के दूसरा कॉर्निया लगा दिया जाता है, ठीक है। ट्रांसप्लांट कॉर्निया ही हटा दिया जाता है, ठीक है। तो मेन सारे पार्ट को नहीं हटाया जाता, कॉर्निया को ही हटाया जाता है। तो पूछता है कई बार कि कौन से पार्ट को हटाया जाता है, तो कॉर्निया को। कॉर्निया के पीछे हम एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं। कॉर्निया के जस्ट पीछे एक मांस का बना हुआ मसल्स टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं, ठीक है। आइरिस कहते हैं पीछे में। आइरिस किसे कहते हैं, किसी को पता है? आइरिस तो पता होना चाहिए। आइरिस कहते हैं, आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है। है। जी बोलिए। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है, एक छोटा सा द्वार यानी होल टाइप का बना होता है, जिसे पुतली कहते हैं।
आपकी जो आईज है उसके अंदर छोटा सा आपको दिखने को बॉल टाइप का मिलेगा, जिसे हम पुतली कहते हैं। पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जाता है। परितारिका यानी कि जो आपकी आइरिस है वो आपके पुतली के साइज को कंट्रोल करती है। कौन कंट्रोल करता है पुतली के साइज को? आपकी परितारिका यानी कि आइरिस उसको कंट्रोल करती है। परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसको विशिष्ट रंग प्रदान करती है। परितारिका नहीं समझे, ये वाला जो ऊपर का जो पार्ट है ना, जहाँ पे आपके आई वाले जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ऊपर में, उसको क्या बोलते हैं बेटा? किसी को पता है? की भी कैट आइज है, तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ परितारिका के कारण ही होता है। अब क्या होता है, कुछ पार्ट अगर नहीं समझ में आ रहे हैं, नीचे में इमेज है, अभी हम लोग समझ लेंगे। जब हम किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं तो वास्तव में हम परितारिका के रंग को ही बता पाते हैं। किसी भी व्यक्ति का अगर आंख हरा है, इट मीन्स कि उसकी परितारिका हरी है, क्योंकि वही डिफाइन कर रही है कलर। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करती है। जब आपका ज्यादा लाइट आपकी आंखों पे पड़ता है तो सडनली आपकी आंखें चौधिया जाती हैं और आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो ये जो परितारिका है वो हेल्प करता है, एक्सेस लाइट से हमें प्रोटेक्ट करता है। देखिए परितारिका क्या है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है थोड़ा सा अंदर का भाग है, एक्चुअली ये बाहर का भाग है। ये दिख रहा है ना ऊपर में ब्लू सा पार्ट, ये दूसरे साइड भी बना हुआ है। देख लो ध्यान से, इमेज थोड़ा देख लो। इसी को परितारिका बोलते हैं, जो हमारे नेत्र के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को भी नियंत्रित करती है। ज्यादा लाइट अगर कोई किसी ने आके सडनली आपकी आंखों के आगे बहुत जोर से टॉर्च जला दिया तो आपकी आंखें इसी वजह से बंद हो जाएंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ परितारिका। ठीक है। और यहाँ पे पक्षमाभ, इसको बोलते हैं पक्षमाभ पेशी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलियरी मसल्स। कुछ टर्म जो मुझे पता है वो मैं बता देती हूँ। इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स, जो पीछे में बनी होती है इस तरीके की पतली पतली, इसको ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं। ये जो होता है बीच में जो लगा हुआ है गोल सा, उसको लेंस बोलते हैं। पूरा थोड़ा बड़ा कर देते हैं, दिख रहा है? दिख रहा है सबको? यस मैम। तो पक्षाभ पेशी को बोलते हैं, पक्षमाभ पेशी को हम सिलियरी मसल्स बोलते हैं। इसको ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं, प्रकाश तंत्रिका को। परितारिका को आइरिस लिखा हुआ था, लेंस को तो लेंस ही बोलते हैं, कॉर्निया को शुद्ध हिंदी में श्वेत मंडल बोलते हैं, इसकी कॉर्निया तो सेम नाम है। और इसमें कॉर्निया के भाग को ही हटा दिया जाता है जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है तो याद रखिएगा आइरिस कहाँ पे है, दो है, देख लो ध्यान से। और यही कलर डिफाइन करता है, साथ साथ आपके आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को भी डिफाइन करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? इस क्रियाकलाप के लिए कभी भी लेजर टॉर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे हम बच्चे क्या करते हैं ना, जनरली बच्चे टॉर्च बांट देते हैं एक दूसरे के आंख के ऊपर, और सडनली क्योंकि उनको पता होती है कि बदमाशी करेंगे तो आंख बंद हो जाएगा। कभी भी लेकिन लेजर टॉर्च का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आंखें भी खराब हो सकती हैं। अपने मित्र की 16.8 देख लेना, अपने मित्र की आंख में देखिए। अब आपको अपने मित्र की आंख में देखना है, क्योंकि आप लोग तो दूर दूर बैठे हैं, देख नहीं पाएंगे, कोशिश कीजिएगा बाद में। पुतली के साइज का अवलोकन कीजिए। किसी की पुतली बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है। मैं गलत बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ? ऐसा होता है। एक टॉर्च से उसकी आंख पर प्रकाश डालिए। अब जोर से ले लेना है एक टॉर्च और उसकी आंखों पे लाइट बारना है। अब पुतली का अवलोकन कीजिए, क्या होता है पुतली में, क्या होता है जब जोर से टॉर्च को बंद कीजिए तथा उसकी पुतली को एक बार फिर से देखिए। एक बार ऑन करके देखना और एक बार ऑफ करके देखना है। क्या आप पुतली के साइज में कोई परिवर्तन देख पाते हैं? किस स्थिति में पुतली बड़ी थी? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? कब बड़ा होगा, कब छोटा होगा? अभी बताओ, अभी बताया ना। लाइट आने पर पुतली पर छोटा हो जाएगा, उसका साइज सिकुड़ और जाएगा। बड़ा कब होगा? जब लाइट बुता देंगे मैम, अच्छा उस पर ठीक नहीं है, डालेंगे। ठीक है, ठीक है। किस स्थिति में आपको आंख में अधिक प्रकाश भेजने की आवश्यकता है? मंद प्रकाश में या तीव्र प्रकाश में? मंद प्रकाश। हाँ, जब लाइट कम होगी तभी तो आप ज्यादा प्रकाश भेज के देख पाएंगे। तीव्र प्रकाश में तो उतनी ज्यादा जरूरत है ही नहीं आपको लाइट को सेंड करने की आंख में। यहाँ पे देखिए, पुतली के पीछे एक लेंस होता है जो केंद्र पर मोटा होता है। लेंस जो होता है वो सेंटर में मोटा होता है, यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है। बीच में मोटा होता है। लेंस जब बना होता है, ये लेंस जो होता है, ध्यान से देखना, वो बीच में कैसा होता है, मोटा होता है कि नहीं होता है? और किनारों पर ऊपर की ओर जैसे मोटा होता है। हाँ ठीक है। किस प्रकार का लेंस केंद्र पर मोटा होता है? किस प्रकार का लेंस, मैंने कौन से लेंस का इमेज बनाया, इसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। और ये लेंस जो बनाया सेम दूसरा टाइप का, एक मिनट, दूसरा टाइप का थोड़ा अच्छा सा बनना चाहिए ना। ये कौन सा लेंस है? कनकेव। ठीक है, स्मरण करिए, याद कीजिए, कक्षा 7 में लेंसों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था, सपना थी क्लास में।
लेंस प्रकाश को आंख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है। लेंस जैसे आप लाइट को अंदर भेजते हैं तो क्या करता है, आंख के पीछे की एक लेयर होती है वहां पे रिफ्लेक्ट कर देते, पूरी तरीके से प्रकाश को फोकसित करने का मतलब क्या है, फोकस करना मतलब समझते हो, जैसे मैं बोलूं कि आपको एक चीज पे फोकस करने की जरूरत है, मान लो कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री में फोकस करने की जरूरत है, क्या मतलब हुआ इसका, पूरी तरीके से उसी पे दिमाग और कंसंट्रेशन ध्यान देना जरूरी है। फोकस करने का मतलब, अगर कोई बोल रहा है कि पढ़ाई पे फोकस करो, इसका क्या मतलब हुआ कि पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान लगाओ, हुआ ना। उसी तरीके से फोकसित वर्ड का मतलब ये हो गया कि लाइट क्या करता है, जैसे आप लेंस के थ्रू प्रकाश को अंदर भेजते हैं आंखों में तो एक परत होती है वहीं पे फोकस करने लगता है, एक पॉइंट होता है आंख के अंदर जो परत होता है वहीं पे सारे प्रकाश को इकट्ठा करने लगता है, एक ही पॉइंट पे फोकस करता है और इस परत को रेटिना या दृष्टि पटल बोलते हैं। फोकस कहाँ पे होता है आंख में, तो हमारे रेटिना पे होता है। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि आंख की कौन सी परत है जहां पे प्रकाश फोकसित होता है, उसको हम रेटिना बोलते हैं या दृष्टि पटल बोलते हैं, याद रहेगा। रेटिना अच्छा, जो है, हाँ बोलिए बोलिए गुड़िया। याद रहेगा कुछ। रेटिना बेटा बहुत सारे तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है, नर्व्स से, एक तरीके से नर्व जो सेल्स होते हैं नर्व सेल से बना होता है। रेटिना में बहुत सारे नर्व सेल होते हैं, वो मिलकर के रेटिना का फॉर्मेशन करते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। हमारा माइंड, हमारी आंखें, हमारा कान, हमारा गला, ये सभी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं, ये बताओ। है मैम। हाँ, जब सारे पार्ट रिलेटेड है। हाँ, जिसकी आंखें खराब हो रही हैं तो समझ लो कि कान भी जल्दी खराब होगा, कान खराब होगा तो गला भी समझो खराब होगा, और गला खराब हुआ नाक भी खराब होगा, और नाक खराब हुआ तो माइंड भी खराब होगा। तो सभी चीजें ऊपर के जो सारे सिस्टम है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ये हमारे बॉडी का एक्चुअली में सारा पार्ट कनेक्टेड है, तभी तो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड से लेकर के हमारे पैर के टो तक सेंड हो रहा है, ऊपर से नीचे तक सारा काम चल रहा है और बैलेंस बना है, अदरवाइज हम पागल नहीं होते। अगर इफ यू अगर आप अच्छे से वर्क कर रहे हो, यू आर कैपेबल टू परफॉर्म योर ड्यूटी वेरी वेल, दैट मीन्स कि आपका सारा बॉडी पार्ट अच्छे से फंक्शन कर रहा है, आप एक नॉर्मल इंसान हो, बट यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल। कोई बच्चा है जैसा माइंड, जिसका मन बुद्धि है, वो थोड़ा देखोगे उसकी नाक से कुछ निकल रहा है, उसके माउथ से कुछ निकल रहा है, थोड़ा अच्छे से सुन भी नहीं पाएगा, देखा है ना ऐसे मंदबुद्धि बच्चों को, जिसको हम सो कॉल्ड स्पेशल चाइल्ड भी बोल देते कई बार। लेकिन उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि समायोजन, बॉडी का पार्ट सारा समायोजन नहीं कर पाता है एक दूसरे के साथ, कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है। बॉडी का कोऑर्डिनेशन होना भी बहुत जरूरी है। तो वही बोला गया कि जब आपकी जो रेटिना है वो बहुत सारे नर्व सेल से बना होता है। नर्व सेल क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिलता है वो तुरंत दृक तंत्रिकाओं के द्वारा आपके माइंड तक पहुंचा देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये काम नहीं हो रहा है, या ये ऐसा दिख रहा है। तो हमारे माइंड को सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं। मैंने पहले भी बताया था, इसको यहाँ शंकु लिखा है ना, इसको कोन बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं। मैम दृक तंत्रिकाएं क्या होती है? जी जी, मैम दृक तंत्रिकाएं क्या होती है, ये नहीं समझ में आया। दृक तंत्रिकाएं, इसका स्पेशल इंग्लिश वर्ड मुझे नहीं आ रहा है अभी, है ना। दृक तंत्रिकाएं, मान लो कोई ऐसा नर्व्स है, तंत्रिका मतलब नर्व हो गया, नर्व सेल्स हो गया, कुछ ऐसा सेल है जो कि आपके माइंड को इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है, और उसका स्पेशल वर्ड मुझे नहीं आ रहा है ना, अगर नाम याद आता है तुरंत लिखते हैं, किसी को पता है तो बताइए दृक तंत्रिकाएं को क्या बोलेंगे। मैंने हिंदी ही पढ़ा है एक्चुअली, इसके बारे में मुझे पता है। ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, दृक को ऑप्टिक Yes. बोलेंगे बेटा। जी ठीक ठीक मैम, थैंक यू। जी मैम। ऑप्टिक नर्व है ना, आप लिख लेना, ऑप्टिक नर्व लिख लीजिए बेटा, है ना। तो ये ऑप्टिक नर्व के द्वारा ही क्या करता है, सारा जो इन्फॉर्मेशन है, जितना भी इमोशन है, संवेदनाएं हैं, वो माइंड तक पहुंचा देता है। 2 तरह के जो है ना ऑप्टिक नर्व होते हैं, आपके कोन्स होते हैं जिनको शंकु बोलते हैं, रॉड्स होते हैं, और जो आपका सलाकाएं जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, जो जो नाम मुझे याद रहता है कोशिश करते हैं कि बता दे। कोन्स जो है शंकु से रिलेटेड है, शंकु जैसा उसका आकृति होता है, शेप होता है, जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, मतलब तीव्र जो लाइट, जो तेजी से लाइट जाती है उसके लिए ये सेंसिबल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, लाइट के प्रति ये ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। और ये जो होते हैं ना सलाकाएं, ये मंद प्रकाश के लिए सेंसिटिव होती हैं, यानी कि हल्की लाइट जो गई उसके लिए। जब आपको कम लाइट मिलेगा तो ये काम करेगा, मतलब आपको पता चलेगा कि हाँ इतना लाइट सफिशियंट नहीं है, थोड़ा और चाहिए। लेकिन एक्सेस लाइन जब मिल जाएगा, कभी कभी हमारी आंखें बहुत ज्यादा लाइट में भी चौंधी आती हैं, तो ये इसकी वजह से, शंकु की वजह से।
तो दोनों कंडीशन हमारे लिए सही नहीं है। ना बहुत ज़्यादा एक्सेस लाइट में हमें पढ़ना चाहिए, इसलिए बहुत बार बोला जाता है, ना बहुत कम प्रकाश में पढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों हमारे लिए घातक है, क्योंकि दे बोथ आर सेंसिबल फॉर हाई लाइट एंड ऑल्सो लो लाइट, दोनों सेंसिबल है। तो ये चीज़ें इसलिए मतलब ऐसा रिस्पॉन्स करता है हमारा बॉडी। इसके बाद इसके अतिरिक्त शंकु जो है रंगों की सूचनाएं भी भेजते हैं। जैसे क्या होता है ना, सपोज इमेज बना, रेटिना पे इमेज फॉर्म हुआ, कोई भी प्रकाश आ गया, आपतित हुआ, फिर परावर्तित होकर आपके रेटिना पे आया, इमेज फॉर्म हुआ। तो इमेज जब फॉर्म होता है तो ये शंकु वाला जो पार्ट है डिटरमाइन कर देता है ये जो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो किस कलर का है, रेड है, ब्लैक है, तो ये डिटरमाइन कर रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ शंकु के कारण ही हमारा जो लाइट के जो कलर है उसके प्रति हमारा जो सोचने समझने का शक्ति है ये विकसित हो पाता है। तो कलर को डिफाइन करता है शंकु, याद रखिएगा। वर्णों और कलर दोनों एक ही नाम है, कलर भी बोल सकते हैं आप, इंग्लिश भी यूज कर सकते हैं। तो ये रंगों को बताता है। और ऑप्टिक नर्व तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। इन दोनों जब जुड़े होते हैं तो वहाँ पे कोई ऐसा इस दोनों ज्वाइंट पे, यानी जहाँ पे ऑप्टिक नर्व होता है जिसको दृक तंत्रिका बोलते हैं, और रेटिना, दोनों के ज्वाइंट पे, दोनों का जो जुड़ाव होता है वहाँ पे कोई भी तंत्रिका सेल्स नहीं होता है, यानी कि कोई भी इस तरीके का तंत्रिका कोशिका वहाँ मौजूद नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं था, इसको हटा ही देते हैं, नहीं तो आप लोग इसके पीछे ध्यान दे देंगे। उसके बाद क्योंकि इस जगह पे इन दोनों के मिलन स्थल पे मान लो लिख ही देती हूँ, ऐसे लिखा क्या है, और मान लो मेरे को जोड़ना है, जोड़ने का मतलब ही होता है संधि, इतना याद रखिएगा, हिंदी भी थोड़ा थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए। संधि बोलते हैं इन दोनों का जो मिलन पॉइंट है, ये दोनों जहां मिल रहे हैं वहां पे एक्चुअली कोई इस टाइप का सेल नहीं है। इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, ब्लैंक पॉइंट या अंध बिंदु बोलते हैं, अंध बिंदु बोलते हैं। तो इस चीज को भी याद रखना है। इसके अस्तित्व को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। अब अंध बिंदु को समझाने के लिए फिर एक अलग एक्सपेरिमेंट को जोड़ा गया है। 16.9, एक मिनट, फिर इसको समझ लीजिए। किसी कागज की सीट पर एक गोल चिन्ह तथा एक क्रॉस बनाइए। एक गोल चिन्ह बनाना है तथा एक क्रॉस चिन्ह बनाना है किसी भी कागज की सीट पे। गोल चिन्ह क्रॉस के दाईं ओर होना चाहिए। जैसे क्रॉस बनाए तो क्रॉस के दाईं ओर क्या होगा, दाईं ओर क्या होगा, गोल चिन्ह होगा। ठीक है, ऐसे बना लेना है। कोई भी कागज मान लो कि आपका पूरा ब्लैंक पेपर होगा, उस पे इस तरीके से बनाना है। दोनों चिन्हों के बीच 6 से 8 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। बस ये भी चीज हमें कोशिश करनी है। यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा संभव, है ना, यहाँ पे डिस्टेंस होना चाहिए 6 से 8। कागज की सीट्स को नेत्र से भुजा की दूरी पर पकड़े रखिए। अब आंख से भुजा की दूरी पर, अब सोचो कि हमारी आंख है और हमारा जो बाजू है, जो आपका भुजा है, उतनी दूरी पर कागज की सीट को पकड़ना है। समझ रहे हो बात को, हाथ में लेकर के अपनी भुजा की दूरी पर रखिए, समझ रहे हो, नेत्र से भुजा की दूरी पर रखना है। उसके बाद अपने बाएं नेत्र को बंद कीजिए, बाएं को बंद करना है और दायां वाला ओपन रहना चाहिए। क्रॉस को कुछ देर तक लगातार देखिए। अब आप क्रॉस को थोड़ी देर तक जब लगातार देखना है, अब जीरो को नहीं देखना है, गोल वाले पॉइंट को नहीं देखना है, क्रॉस को ही देखना है। अपने नेत्र को क्रॉस पर स्थिर रखते हुए सीट को धीरे धीरे अपने ओर लाइए। जैसे वो दूर है, जितना आपकी जो भुजा है वहां से दूर है, अब आपको कोशिश करना है कि आप उसको अपने पास, सपोज दैट आपका हाथ भी है तो हाथ पे भी बना के कर सकते हो, धीरे धीरे आप उसको पास ला रहे हैं। आप क्या देखते हैं, क्या गोल चिन्ह सीट के किसी दूरी तक आने पर अदृश्य हो जाता है? क्या ऐसा होता है? यहां तक समझ में आया सबको? जी मैम। यस मैम। ये वाला फिर से 16.9 जो है फिर से देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर हम कल बता देंगे। पेन ओके, हालांकि पेन एक और है मेरे पास, बट